नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें हम जानेंगे दोस्तों हाईवे का पार्ट 4 जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। और इसमें हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोला है द कैम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आपको बताना है कैम्बर ऑफ रोड के बारे में। को मुझे एक बार इसको ऑफ करने दो। तो चलिए देखते हैं कैम्बर ऑफ रोड क्या होता है। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर सी 3 टाइम द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर डी हाफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जी इक्वल टू 2c। जी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जी है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो आप देख के बता सकते हैं सी हो जाएगा 0.5 जी, मतलब हाफ दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमको देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों ए व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर नेगोशिएट ए 35 मीटर कर्व, फाइंड दी ऑफ ट्रैकिंग। देखो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पहले जानते हैं ऑफ ट्रैकिंग क्या होती है, उसी के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो दोस्तों एक हमारा कर्व होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। ये सभी प्रॉब्लम आपको कर्व पे देखने को मिलेगी। तो क्या होता है, मैं यहाँ पर एक व्हीकल बना रहा हूँ इस टाइप से। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब ये व्हीकल इसको पास करेगा या क्रॉस करेगा तो फ्रंट जो एक्सिल है दोस्तों, फ्रंट एक्सिल ये वाला, ये ऐसे चलेगा और रियर एक्सिल दोस्तों इसके पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो पेमेंट ये है दोस्तों हमारा, और ये क्या हो रहा है, ये दोस्तों ट्रैक से ऑफ हो रहा है। इसी को बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा वाइड कर देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम दो रीजन के कारण प्रोवाइड कराते हैं। एक दोस्तों मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक होता है दोस्तों साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। लॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग सबसे पहले समझेंगे मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू दी रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। देखो अगर ये रिजिड नहीं होता तब क्या होता दोस्तों, तब ये इसको फॉलो कर लेता, मतलब रियर एक्सिल फ्रंट एक्सिल को फॉलो करके चलता। अगर इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तब ये मुड़ जाता है ऐसे। बट अब ये दोस्तों रिजिड है तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में रहने वाले हैं, तो इसके कारण आपको ऑफ ट्रैकिंग देखने को मिल रही है। तो इसके कारण जो ऑफ ट्रैकिंग है इसको अवॉइड करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये किसके लिए करते हैं, ये करते हैं दोस्तों टू अवॉइड दी ऑफ ट्रैकिंग। दूसरा दोस्तों कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, जैसे कि अगर आपको कर्व पर ओवरटेक करना है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मतलब उसके लिए भी मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ रोड को। बट जनरली हम क्या करते हैं, हम कभी भी सिंगल लेन के केस में ओवरटेकिंग ऑपरेशन नहीं करते हैं। ओवरटेकिंग इज नॉट
अलाउड। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिंगल लेन के केस में साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगी, तो ये आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, डबल लेन या 4 लेन के केस में हम करते हैं, सिंगल लेन के केस में हम इसको यूज नहीं करते हैं। सिंगल लेन में सिर्फ और सिर्फ हम मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं, मतलब जो फॉर्मूला होता है दोनों का अलग अलग होता है। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो ये हो जाता है दोस्तों NL²/2R। साइकोलॉजिकल होता है दोस्तों PSY, ये होता है V/9.5√R। ये दोस्तों V kmph में है, R मीटर में है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों N क्या है, N है दोस्तों नंबर ऑफ लेन, L है दोस्तों लेंथ ऑफ व्हील बेस। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया दोस्तों तो आपको अपने पास से अडोप्ट करना पड़ता है। एज पर IRC ये होता है दोस्तों 6.1 मीटर। मतलब जो आप ये देख रहे हैं ये फ्रंट एक्सिल, ये रियर एक्सिल, और ये दोस्तों हो जाएगी व्हील बेस, और इसकी लेंथ कितनी लेते हैं 6.1 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया है और ना ही आपको पूछा है, मतलब नहीं आपको दिया है दोस्तों लेन के बारे में कि लेन कौन सा है, डबल लेन है या सिंगल लेन है। अगर लेन के बारे में नहीं दिया है तब आपने सिंगल लेन एज्यूम करना है, सिंगल लेन। और सिंगल लेन के केस में कभी भी हम साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं निकालते हैं। वैसे भी आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें V का वैल्यू नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं, हमको निकालना है दोस्तों मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग WM, ये हो जाएगा दोस्तों NL²/2R। N क्या है, नंबर ऑफ लेन, अगर नहीं दिया है तो 1 लेंगे। L क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ व्हील बेस, दिया है 6.5, तो इसको ले लेंगे 6.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 × R। R कितना है दोस्तों 35। आप यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 6.5² / 70, ये आएगा दोस्तों आपका 0.6 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल सबग्रेड इन हाईवे पेमेंट। आपको बताना है दोस्तों जो हमारा सोइल सबग्रेड होता है, सोइल सबग्रेड, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो आपको बताना है इन 4 टेस्ट में से वो टेस्ट जिसको हम यूज नहीं करते। पहला है दोस्तों स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, दूसरा है दोस्तों प्लेट बेयरिंग टेस्ट, तीसरा है ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, डी है दोस्तों कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। मतलब हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SPT, इसको हम परफॉर्म नहीं करते हैं इन केस ऑफ सोइल सबग्रेड। हम इसको दोस्तों जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, जैसे कि दोस्तों C5। ये क्या है, ये दोस्तों शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर है, आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इनको। दूसरा दोस्तों हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ SPT, बियरिंग कैपेसिटी, ये सभी चीज़ हम निकालते हैं SPT से। पर दोस्तों हम यहाँ से सब ग्रेड के लिए मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए व्हीकल वॉज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाय फुलिंग जैमिंग द ब्रेक्स, द स्किड मार्क मेजर्ड 9.8 मीटर, द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको अपने पास से सोल्व करके आंसर करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको, प्रीवियस वीडियो में आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों T कितना दिया है, T दिया है 2 सेकेंड, और S कितना दिया है, स्किड मार्क 9.8 मीटर। आपको बताना है F क्या होता है, A/G। तो आपको निकालना है सबसे पहले A। अगर आप A निकाल लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे G का वैल्यू, आपको पता ही होगा, और डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं F का वैल्यू, ठीक है। तो आप खुद से करें, मैं वेट कर रहा हूँ इतने।
तो चलिए करता हूँ मैं इसको। देखो हमारे पास इनिशियल स्पीड नहीं है, फाइनल स्पीड हमारे पास 0 है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद वो रुकेगा तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। बट इनिशियल स्पीड हमारे पास नहीं है। हमारे पास टी दोस्तों 2 सेकंड दिया है, एस दिया है 9.8 मीटर। अगर हम न्यूटन मोशन लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 इक्वेशन देखने को मिलती है। एक मिलती है दोस्तों v² माइनस यू स्क्वायर अपर इक्वल टू 2as। एक मिलती है दोस्तों v इक्वल टू यू प्लस at। एक मिलती है दोस्तों s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले निकालेंगे u निकालेंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे a। तो चलिए u निकालते हैं। तो u निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो हमारे पास ये है, t हमारे पास है दोस्तों, तो u जो निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों a में, मतलब u हो जाएगा यहाँ से u इक्वल टू माइनस 80। इसको यहाँ पे रखेंगे तो s आ जाएगा हमारा, s इक्वल टू s कितना है 9.8, यह हो जाएगा दोस्तों। u का रखेंगे 80 तो माइनस at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस हाफ at स्क्वायर। t का मान रखेंगे दोस्तों तो 9.8 इक्वल टू माइनस a इंटू 4 प्लस 2 से 4 जाएगा 2 टाइम तो 2a हो जाएगा। देखो ये 4a है, ये 2a है, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा माइनस 2a इक्वल टू 9.8, और a हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 9.8 अपॉन 2, माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 ये हो जाएगा दोस्तों 9.8 अपॉन 2 4.9। एक बॉल आ जाएगा दोस्तों हमारे पास माइनस 4.9। अब क्या करना है आपने, अब आपने सिंपल f इक्वल माइनस a अपॉन जी कर देना है। a हमारा माइनस में आया तो ये प्लस हो जाएगा 4.9 अपॉन 9.8। इससे काटेंगे कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 0.5 टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कंपेयर्ड टू ए लेवल सरफेस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। आपको दोस्तों क्या बताना है, आपने लेवल सरफेस पे सबसे पहले क्या निकालना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं SSD, वो निकाल लेना है। लेट ये आया है दोस्तों आपका S। अब आपने क्या करना है दोस्तों, डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। डिसेंडिंग ग्रेडियंट कैसा होगा, इस टाइप से, व्हीकल ऐसे जा रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों जो फॉर्मूला होता है हमारा SSD इक्वल टू लैग डिस्टेंस, तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन टाइम दोनों में सेम रहने वाला है, प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। ये किस में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इन केस ऑफ लेवल सरफेस या लेवल रोड। बट अगर बात की जाए डिसेंडिंग की तो इसमें दोस्तों माइनस हो जाएगा n%। अब दोस्तों अगर ये नीचे माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा SSD ज़्यादा आएगा। तो इस केस में आपका SSD ज़्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू लेवल सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू। दोस्तों आपने ओवरटेकिंग जोन की डिजायरेबल लेंथ बतानी है। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है दोस्तों, हम रोड पर कुछ जोन बना देते हैं जिसमें आप ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन। और इसकी लेंथ कितनी रखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें आती हैं। एक होता है दोस्तों डिजायरेबल लेंथ, ये होती है 5 टाइम OSD। एक होती है दोस्तों मिनिमम लेंथ, ये होती है दोस्तों 3 टाइम OSD। मतलब डिजायरेबल कितनी होती है 5 टाइम, और मिनिमम इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे 3 टाइम OSD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमको पूछा है डिजायरेबल लेंथ। अब समझते हैं दोस्तों OSD क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको OSD के बारे में। ये हमारा रोड है, यहाँ पर दोस्तों एक व्हीकल ये है और एक व्हीकल ये।
ये है बी व्हीकल और ये है ए व्हीकल। अब क्या करना है, ए व्हीकल को बी को पास करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा फास्ट मूविंग व्हीकल, क्योंकि अगर ओवरटेक करना है तो इसको इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। ये हो जाएगा स्लो मूविंग व्हीकल। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इसको ओवरटेक कर लेंगे। कुछ टाइम आपने क्या करना है दोस्तों, इसके पीछे चलना है और उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में आपने क्या करना है, रिएक्शन टाइम में आपने अपनी स्पीड को, इस स्पीड को इसके बराबर करके कुछ टाइम तक इसके पीछे चलना है। अब वो टाइम कितना है दोस्तों, वो टाइम लेते हैं टी आर इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, देखो जब ये ऐसे चलेगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए क्या करेगा दोस्तों, इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इधर से दोस्तों एक व्हीकल ये भी आएगा, ये व्हीकल यहाँ पे आ जाएगा इसी टाइम में, टाइम टी, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो हमारे पास एक डिस्टेंस ये आएगी d1, एक डिस्टेंस दोस्तों देखो ये हो जाएगा आपका b1, b2 और ये a2, ये a1। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों आपका s1 और ये आपका आएगा s2 और ये आएगा दोस्तों आपका b1 b। तो यहाँ पे आपको 3 डिस्टेंस मिल जाएगी, ये आएगा आपका d3। ठीक है, तीनों डिस्टेंस क्या है, एक बार चलो इसको रहने दो, चलो ठीक है, क्वेश्चन समझना है बस। हमको क्या निकालना है, OSD। तो OSD हो जाएगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3। d1 क्या है, d1 है दोस्तों जब a और b दोनों एक साथ चल रहे थे तो a की जो स्पीड थी वो b की स्पीड के बराबर थी। तो d1 हो जाएगा यहाँ पे vb इंटू टी आर, रिएक्शन टाइम में चलेगा ये। d2 क्या है दोस्तों, d2 है देखो ये b यहाँ पे पहुंचा तो ये a यहाँ पे पहुंचा दोस्तों और b यहाँ पे पहुंचा और a यहाँ पे पहुंच गया। मतलब जैसे ही a ने इसको फॉलो करना चालू किया, अब दोस्तों क्या होगा, a तो यहाँ पे पहुंच जाएगा और b यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये इसको ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करने के बाद a यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बोलेंगे हम b1, ये b2, ये आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, चलो यार उसी से देखते हैं, ये गलत हो गया। ये हमारा एक व्हीकल है A1, ये है B1। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये इसको फॉलो करता हुआ चलेगा तो B1 यहाँ पे पहुँच जाएगा और A1 A2 पे पहुँच जाएगा, B2 यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये जब इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा A3। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे पहुँच जाएगा C2, C1 से C2 तक पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको बोला हमने D1, इसको बोला हमने दोस्तों S, इसको बोला मैंने B और इसको बोला मैंने S। ठीक है, तो S क्या है, S है दोस्तों मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन दी टू व्हीकल। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आपने मेंटेन रखना होगा मिनिमम गैप, जिससे कि आप इससे कोलैप्स ना करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने जब इसको ओवरटेक कर लेना है तब भी आपने एक मिनिमम गैप मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आपस में ये कोलैप्स ना हो। ठीक है, ये होता है आपका S। और S का वैल्यू दिया होता है, S होता है दोस्तों 0.7 VB प्लस 6, 0.2 VB प्लस 6। ये कब है दोस्तों, जब जो स्पीड है वो kmph में है, और ये कब है दोस्तों, जब स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, वहीं B आप निकाल सकते हैं। देखो B क्या है, B दोस्तों जब A2 अपनी इस पोजीशन से A3 पे गया, तब दोस्तों B1 अपनी इस पोजीशन से B2 तक पहुंच गया। मतलब ये टाइम T लिया गया है। ठीक है, उसी सेम टाइम में C1 C2 तक पहुंच चुका है, मतलब ये भी आपका टाइम T। तो अगर आप B निकालना चाहते हैं तो B हो जाएगा आपका
वी बी इंटू टी, ठीक है। और वहीं D3 हो जाएगा दोस्तों आपका V इंटू टी। वी क्या है, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल सी। ये किसके इक्वल लेंगे, ये लेंगे दोस्तों ए के इक्वल। जितनी स्पीड से ये आ रहा है उतनी स्पीड से हम इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास D1 D2 D3 सभी चीज़ें निकल जाएंगी। अब टी कैसे निकालेंगे, टी निकालेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो जो बी होता है हमारा b प्लस 2s वो किसके इक्वल होता है, ये होता है दोस्तों हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो b है वो किसके इक्वल होगा, यू टी। यू क्या है दोस्तों यहाँ पर वी बी है, तो 2s किसके इक्वल हो जाएगा, 2s हो जाएगा दोस्तों हाफ ए टी स्क्वायर के। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और t यहाँ से निकल सकता है दोस्तों, ये t क्या है, टोटल टाइम। तो ये है आपका 4s अपॉन ए अंडर रूट में। ये कब है, जब a आपका एक्सीलेशन दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, और अगर यही एक्सीलेशन आपका kmph में दिया हो, a बराबर kmph पर सेकेंड, तो ये आपका मॉडिफाई होके आ जाता है t इक्वल टू 14.4 s अपॉन, ये क्या है, ये है दोस्तों a, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत होच पोच हो चुकी है, क्योंकि छोटा सा पेज होता है। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा तो इसके लिए बोर्ड पर ज़्यादा अच्छा समझाया जा सकता है, ठीक है। बट मैंने कोशिश की है सभी जितने भी फैक्टर हैं सभी को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम इस टाइप से OSD निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC। दोस्तों आपको बताना है रूलिंग डिजाइन स्पीड। रूलिंग डिजाइन स्पीड का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम डिजाइन स्पीड। किसको लेते हैं दोस्तों, 98 परसेंटाइल को हम क्या एज्यूम करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं डिजाइन रूलिंग स्पीड या फिर मैक्सिमम डिजाइन स्पीड। ये कितना होता है दोस्तों, फॉर नेशनल हाईवे इन केस ऑफ प्लेन टेरेन, ये लेते हैं दोस्तों हम 100 kmph, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं कि किस किस केस में हम कितनी स्पीड रखते हैं। तो ये आपके सामने टेबल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑन ए हाईवे टू प्रोवाइड। दोस्तों हम क्या करते हैं, सर्कुलर कर्व पर हम ट्रांजिशन कर्व लगा देते हैं, मतलब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों जो हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमको ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन मिल सके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्ट्रेट रोड को डायरेक्ट कर्व रोड से जोड़ देता हूं तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम से बढ़ता है, 0 से कोई एक वैल्यू तक बढ़ता है, एकदम से सडन इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, मतलब वहाँ पर आपको जर्क लगने वाला है। जर्क कैसा, सडन जर्क। तो इससे बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकेंड, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब क्या इसके लिए हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो अभी बात की हमने, देखो सुपर एलिवेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक साथ इनमें रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर। तो देखो अगर सडन जर्क लग रहा है तो दोस्तों वहाँ पर जो पैसेंजर है वे डिसकम्फर्ट फील करेंगे, तो उनको दोस्तों कंफर्ट फील कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट।
आपको बताना है जो हम फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं F इक्वल टू GR। ये दोस्तों हम किस पॉइंट पर हम फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिगनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखो ये स्ट्रेट रोड है और ये सर्कुलर रोड है। आपने क्या करना है, इसको स्मूथली इससे ज्वाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर यहाँ पे बात की जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि R क्या है, R इन्फिनिटी है। तो R यहाँ पे रखेंगे, F आ जाएगा आपका 0। तो क्या यहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन देने की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं देंगे। बट जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे धीरे धीरे सुपर एलिवेशन का मान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे दोस्तों इस पॉइंट पर जाके ये मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट, क्योंकि सर्कुलर कर्व की जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है, उसके बाद ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये है दोस्तों वो पॉइंट जिस पर हम सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे और इसी पर हम दोस्तों सबसे ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराएंगे। और ये क्या है, बिगनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व। इसके बाद हम सेम रख देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व या फिर बिगनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ ए हाईवे देन ऑन विच पोर्शन ऑफ रोड आर पोर्ट होल्स आर लाइकली टू डेवलप। दोस्तों ये बोला जा रहा है कि देखो ये दो एज हैं रोड के, ये इनर एज हैं और ये आउटर एज है। और ये रोड कुछ इस टाइप से जा रहा है अंदर की ओर, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर हमने कर्व रोड पर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड कराया है तो किस एज पर आपको होल देखने को मिलेंगे। होल का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस पर गाड़ी ले जाता हूँ, ऐसे करके इस पर गाड़ी ले जाता हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे आप किस पर चलाने की कोशिश करेंगे, आप शॉर्टर रेडियस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों F बराबर होता है v²/GR, mv² जो भी लिखना चाहे आप, मतलब हमको मतलब है रेडियस से। तो अगर रेडियस जितनी कम होगी उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा दोस्तों, ये जितना ज़्यादा होगा रेडियस तो उतना ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा रेडियस फॉलो करें। हम क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा रेडियस फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कराया है तब जो आपका व्हीकल है वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, टिल्ट हो जाएगा और इस वाले इनर एज पर आपका ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इस इनर एज पर या फिर क्या लिख सकते हैं, इनर टायर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये अंदर की ओर खींचता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है। और यही काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप देखेंगे जो इनर एज है उस पर स्पॉट या होल्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा इनर एज ऑफ रोड। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। What is the absolute minimum radius of curve for safe operation at a speed of 110 kmph? आपको बताना है दोस्तों कि सेफ ऑपरेशन के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए कर्व पर। तो इसके लिए हम सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, E + F = v²/GR, ठीक है। देखो E कितना रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे 0.07। F कितना रखेंगे दोस्तों, मैक्सिमम रखेंगे। V कितना दिया है, V दिया है यहाँ पर kmph में, तो इसको चेंज करेंगे 0.278 इंटू 110 स्क्वायर करेंगे और G का मान रखेंगे 10। R निकाल लेंगे यहाँ से, R कितना आएगा देखते हैं। यह आएगा दोस्तों हमारा, अगर मैं 9.8 यूज कर रहा हूँ तो 440 और 10 यूज कर रहा हूँ दोस्तों 425। ऑप्शन नंबर A C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। द ब्रेकिंग इफिशिएंसी मेनली डिपेंड अपॉन, आपको बताना है जो ब्रेक की इफिशिएंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सिंपल है, ये करती है दोस्तों फ्रिक्शन पर, क्योंकि जो हम ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं दोस्तों फ्रिक्शन का। क्या होता है v²/2gf। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, ये फ्रिक्शन है, और हम क्या निकाल रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ब्रेकिंग इफिशिएंसी दोस्तों डिपेंड करती है फ्रिक्शन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दी रिएक्शन टाइम कंसिडर्ड इन एसएसडी। आपको बताना है रिएक्शन टाइम जो हम एसएसडी में लेते हैं वो कितना लेते हैं। तो ये लेते हैं दोस्तों 2.5 सेकेंड, और ओएसडी में कितना लेते हैं, ओएसडी में लेते हैं दोस्तों 2 सेकेंड। ध्यान रखना है आपको। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हो जाएगा आपका ओएसडी में 2 सेकेंड। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। एक बार पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आपको बताना है जब ग्रेडियंट चेंज होता है तो कौन सा कर्व हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका मोस्टली आंसर बी होगा, ट्रांजिशन कर्व, बट ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं दोस्तों कौन सा कर्व प्रोवाइड कराते हैं। देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है दोस्तों राइज और फॉल। मतलब अगर राइज और फॉल चेंज हो रहा है, आप ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, और एकदम से दोस्तों आप नीचे जा रहे हैं, मतलब आप पहले राइज कर रहे हैं और फिर आप डिसेंडिंग जा रहे हैं, मतलब फॉल कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पर हम कौन सा कर्व प्रोवाइड कराएंगे। तो ये प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों वर्टिकल कर्व, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे कोई भी कर्व प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो क्या होगा, आप सीधा आसमान में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको धीरे धीरे ऐसे कर्व फॉर्म में लाता हूँ। कौन सा कर्व, वर्टिकल कर्व। ठीक है, और वर्टिकल में कौन सा होता है दोस्तों, सबमिट कर्व होता है, सबमिट कर्व। अगर इसकी आइडियल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो आइडियल फॉर्म क्या होती है, सर्कुलर। और अगर दोस्तों इसकी आपको प्रीफरेबल से पूछी जाए, मतलब जिसको प्रीफर्ड करते हैं, वो कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों क्यूबिक पैराबोला 3 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सर्कुलर कर्व आइडियल है। बिकॉज आइडियल क्यों है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर आपको रेडियस सेम मिलेगी। सर्कल की रेडियस सेम होती है, इसलिए हर एक पॉइंट पर आपको दोस्तों एसएसडी सेम मिलने वाला है। एसएसडी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम क्या मानते हैं, आइडियल फॉर्म सर्कुलर होती है, बट इसको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूबिक पैराबोला, और जो कि सेम रिजल्ट देता है जैसे कि सर्कुलर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वेट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड। आपको बताना है P/W क्या होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, दोनों नाम से जानते हैं। आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल इम्पल्सन। तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है इम्पैक्ट फैक्टर एंड या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। दी एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ। आपको बताना है दोस्तों एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस किस का सम होता है। अभी हमने देखा ये होता है मैकेनिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ ए ट्रैक इज गिवन बाय। तो दोस्तों मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होती है, NL²/2R होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NL²/2R। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको निकालना है ऑफ ट्रैकिंग। आपको क्या दिया है, आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस दिया है, रेडियस दिया है।
तो देखो अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितने लेन का रोड है तो आपको सिंगल यूज करना है, सिंगल लेन, जिसके लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और इस केस में दोस्तों साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आपने निकालना है सिंपल WM, और ये कितना होता है NL²/2R। एन कितना है, एन है दोस्तों 1, एल कितना है 6.1, स्क्वायर करेंगे और आर लिखेंगे दोस्तों 2 × R, आर हो जाएगा आपका 120। तो ये हो जाएगा आपका 6.1 स्क्वायर अपॉन 240 मतलब 0.155। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स्ट्रा विड्थ रिक्वायर्ड ऑन 2 लेन पेमेंट फॉर ए रेडियस ऑफ कर्व 100 मीटर एज रिकमेंडेड बाय IRC। तो आपको बताना है दोस्तों कि 100 मीटर रोड है, ठीक है, उस केस में 2 लेन के केस में दोस्तों एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगी। तो देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपको नहीं दिया है तो हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालेंगे NL²/2R। एन कितना है 2, एल कितना है दोस्तों 6.1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर नहीं देता है तो इसको लेते हैं। 2 × R कितना है, R है दोस्तों आपका 100। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 6.1 स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे सिंपल, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 0. ये कितना आ रहा है, क्वेश्चन गलत आ रहा है तो देखते हैं। सिक्स 6.1 स्क्वायर अपॉन 100 0.372 मीटर आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। IRC recommends a value of 0.9 meter for 2 lane payment for radius of 100 meter. This value decrease with increase in length of curve. तो दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है IRC ने, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कहाँ से आया कैसे आया है, सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखना है 0.9 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। देखो जो हमारे एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वे हमारे दोस्तों इस टाइप से हम प्रोवाइड कराते हैं, उनके बीच में हम गैप भी छोड़ते हैं। ये दोस्तों गैप है और यही आपके क्या है एक्सपेंशन जॉइंट है। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्री एक्सपेंशन करा सकें, जिससे कि दोस्तों स्ट्रेस उसमें इंड्यूस ना हो। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्पेसिंग होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखते हैं, मतलब ये वाली स्पेसिंग जिसको बोलेंगे L। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर बोला है कि किस केस में हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर किसी स्ट्रक्चर की लेंथ 45 मीटर को एक्सीड कर रही है तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 45 मीटर। अगर बात की जाए इनके बीच की गैपिंग की, तो गैपिंग होती है दोस्तों या स्पेसिंग बिटवीन दी एक्सपेंशन जॉइंट 140 मीटर मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा हम स्पेसिंग नहीं रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। ग्रेडियंट ऑन ए हाईवे इज 1/20। आपको दिया है दोस्तों ग्रेडियंट 1/20, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्व इज 200 मीटर, आपको दिया है दोस्तों R 200 मीटर। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। अगर ये स्टेटमेंट बिना पूछता दोस्तों तो भी हमको करना होता, क्योंकि ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर इसको भी हटा दूंगा तब भी हमको करना होगा इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट दी ग्रेड कंपनसेट। देखो यहाँ पर हमको समझना होगा
ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है, ये गाड़ी जा रही है, पहले बात करते हैं स्ट्रेट की। तो स्ट्रेट में गाड़ी जा रही है, तो आपने देखा होगा जो इंजन, जो इसका व्हील होता है या एक्सिल होता है, वो रियर एक्सिल काम करता है। रियर एक्सिल दोस्तों जनरेट करता है एक ट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इसको आगे की तरफ धकेलता है, पुल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना ट्रैक्टिव फोर्स पीछे से आ रहा है, इतना ही दोस्तों इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर ये सॉरी कहाँ थे हम, बट अगर मैं इसी को बात करता हूं दोस्तों सर्कुलर कर्व पर, तो सर्कुलर कर्व में आप देखेंगे इस टाइप से। तो देखो ये लगाएगा जो फोर्स, वो स्ट्रेट लगाएगा ऐसे, बट इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो ऐसे है। तो इनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा। जितना थीटा दोस्तों ज़्यादा होगा, और इसको क्या लिखेंगे, टी माइनस टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। देखो ये क्या है, ये टी है और ये है दोस्तों टी कोस थीटा, और टी माइनस टी कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कर्व रेजिस्टेंस। तो अगर मैं थीटा को 0 रख देता हूं, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा, ट्रैक्टिव फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में व्हीकल का मोशन हो रहा है। तो आपका कोई भी कर्व रेजिस्टेंस नहीं होगा। बट कर्व के रोड में आपको थीटा देखने को मिलता है, तो इसमें आपका कर्व रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। सेम दोस्तों अगर कर्व रोड है प्लस उस पर ग्रेडियंट भी है, तो ग्रेडियंट भी है, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा व्हीकल, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप किसी अपग्रेड पर चढ़ते हैं तो आपकी जो पुलिंग पावर है वो कम हो जाती है। और अगर इसको मैं घुमा देता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों ट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम हो जाता है। इससे बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ग्रेड को कंपनसेट करता हूं, इस ग्रेड को दोस्तों कम करता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम ग्रेड कंपनसेशन निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों ये होता है ग्रेड कंपनसेशन ये होता है दोस्तों 30 + R/R और 75/R, जो भी मिनिमम होगा उसको लेंगे। और कभी भी दोस्तों जो कंपनसेटिंग ग्रेडियंट है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट है, वो हम कभी भी 4% से कम नहीं लेंगे। अगर 4% से कम हो रहा है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 4% से कम पर जो आपका ट्रैक्टिव फोर्स में लॉस होता है वो बिल्कुल 0 के बराबर माना जाता है। तो इसलिए इतना हम कंपनसेट नहीं करेंगे, वो कि 4% से भी रिड्यूस हो जाए। और अगर पहले से ही आपका ग्रेडियंट 4% से कम है, तब भी हम ग्रेड कंपनसेशन को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं निकालेंगे, ना ही उसको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि फिर निकालने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज हमारा जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही कम आ रहा है, मतलब ट्रैक्टिव फोर्स में लॉस बहुत ही कम होगा। तो इस केस में आपसे पूछा है, आपको दिया है दोस्तों ग्रेडियंट 1/20, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 5%। तो आप देखेंगे दोस्तों 4% से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ग्रेड कंपनसेशन लगा के देखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30 + R कितना है, R है दोस्तों 200/200, तो कितना आ रहा है 230/200, यह आ रहा है दोस्तों आपका 1.15। फिर देखेंगे दोस्तों 75/200 करके, तो यहाँ से आपका कम आएगा 0.375। तो इसी को यूज़ करेंगे और इसको दोस्तों इसमें से रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 0.375, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4.625। अब आप देखेंगे जो कंपनसेटिंग ग्रेडियंट है वो 4% से ज़्यादा है, 4% से ज़्यादा है, और आपका जो एक्चुअल ग्रेडियंट है वो भी 4% से ज़्यादा है। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.63, ऑप्शन नंबर 3।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट इन कट बैक एस्फाल्ट। दोस्तों आपने कट बैक एस्फाल्ट में परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट बताना है। एस्फाल्ट क्या होता है दोस्तों? एस्फाल्ट इज नथिंग बट द बिटुमिन। ये एक टाइप का बिटुमिन होता है, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। हम क्या करते हैं दोस्तों, बिटुमिन कंक्रीट होती है बेसिकली, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करने के लिए, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करने का क्या मतलब है, इसको पतला बनाने के लिए, जिससे कि दोस्तों इसको हम स्प्रेडिंग में यूज कर सकें, छिड़काव करने में, या जो सील कोट होता है, सील कोट, टैग कोट, उनमें यूज करने में इसको हम यूज कर सके दोस्तों। इसलिए हम इसको पतला कर देते हैं। पतला करने के लिए मैं इसमें कोई सोलवेंट यूज करता हूँ, सोलवेंट, और उस सोलवेंट को दोस्तों हम बोलते हैं कटर और फ्लक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, आप इसको स्प्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हम एस्फाल्ट की मात्रा रखते हैं 80%। ऑप्शन नंबर डी या 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने बताना है डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन। ये दोस्तों आपको कंपेयर करना है विद टार, मतलब टार की ज़्यादा होती है या फिर बिटुमिन की ज़्यादा होती है। तो दोस्तों टार की डक्टिलिटी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए जो बिटुमिन की होती है वो लेस हो जाएगी, लेस देन दैट ऑफ टार, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट इन रिफाइंड एस्फाल्ट। तो दोस्तों रिफाइंड एस्फाल्ट में बिटुमिन की परसेंटेज आपसे पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 52%। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मैंने इसलिए जल्दी पढ़ाया है क्योंकि जल्दी टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताया है, तो आई होप आपको कोई भी डाउट ना रहे इससे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।